लेकिन सिर्फ पैसा आपको मोटिवेट नहीं करेगा टू गिव मोर or to go above and beyond. What Gen Alpha is coming up, right? And what are the blunders you see they do mostly? अगर किसी को डेवलप होना है तो उसको उस ग्राइंड से गुजरना ज़रूरी है, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट ग्राइंड. गलती मानने पर डांटना नहीं चाहिए, गलती छुपाने पर डांटना एब्सोल्युटली. चाहिए. हम में से तो कोई इतना परफेक्ट है नहीं. सो इफ माई मैनेजर गलती से डांट दिया मुझे, क्या हो गया? People who are great individual contributors struggle a lot when it comes to becoming people managers. What are the salary negotiation tips that you'd like to share for the viewers here? कि मैनेजर ने हमें ये कहा था कि वो हमें प्रमोट कर देगा, बट आपको कैसे करेगा? फ्रेमवर्क तो ऐसे चलता है. पूछे मैनेजर से. जहाँ कहीं भी आपको ये लगेगा कि सप्लाई शॉर्ट है और डिमांड ज़्यादा है, तो सप्लाई साइड की नेगोशिएशन पावर बहुत ज़्यादा होती है. Hi everybody, this is Munazza. I was at the Hustle podcast today. I had a great time. And if you want to listen to my perspective on things and the perspective of other people from the industry, I'd highly recommend that you subscribe. Hello Munazza, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं? Very good. सबसे पहले thank you so much for being with us today. No, thank you so much for the invite. And I think one thing which really stood out for me was the name of your page. And that really Resonated was with you? pretty absolutely resonated with me, and I think that was something which signed the deal particularly for me. Okay. Because I'm a very firm believer of that quote. I'm sure you must have heard it, that hustle beats talent when talent doesn't hustle. Oh, So yes. Oh, yes. for me, I think that has been my motto throughout my life. And that is what really resonated with me, and I immediately said yes to this. अच्छा, oh, I didn't know this by the way कि इस वजह से भी लोग बोलते हैं. I also think hustle culture मैंने इतना promote कर दिया है कि अब मैं थोड़ी सी जो है ना I should promote balance as well, I feel. No, I think with the current situation that our country is in, there Hustle can is the never only way be out. there can never be enough promotion for hustle, because I think that is the only way in which our country can come out of the crisis that it's in. So बहुत सारे सवाल हैं, डायरेक्ट जंप करूँगी बिल्कुल. क्वेश्चंस में, ऑडियंस के क्वेश्चंस में. पहला सवाल ये है कि while working on this rewards and organizational development segment for the employees, what has been your biggest learning? पहली चीज़. दूसरी चीज़ ये कि अगर इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, आई एम श्योर आपने कॉर्पोरेट में लीडर्स को इस हवाले से गलतियां करते हुए देखा होगा. सो वो कॉर्पोरेट लीडर्स वो क्या गलतियां कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए ताकि रिवॉर्ड सिस्टम बेहतर हो सके? Absolutely. I think I'll answer your second question first, कि लीडर्स ऐसी क्या गलतियां करते हैं रिवॉर्ड्स को लेके. मुझे हमेशा लगता है दैट व्हेन यू आर डीलिंग विद पीपल, जो एक क्वालिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है वो है ऑनेस्टी एंड बीइंग ट्रू टू पीपल, सो दैट दे आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन एंड वट एवर डिसीशंस दे मेक आर अलाइंड विद दोज, राइट. जब हम एक दो चीज़ें, आई थिंक मिसकंसेप्शन हमेशा रहती हैं जब रिवॉर्ड्स या ओटी की बात करते हैं, और मैं हमेशा उस चीज़ को क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हूँ. होता क्या है कि इट्स वेरी इजी टू गो ऑफ बैलेंस. या तो आप बहुत ही बिल्कुल कॉर्पोरेट्स की तरफ स्विंग कर जाते हैं, दैट जी प्रॉफिटेबिलिटी, नंबर्स, बॉटम लाइन इज़ व्हाट द ओनली डिलीवरेबल इज़, या आप बहुत ही एम्प्लॉई की तरफ स्विंग कर जाते हैं, दैट नो वी नीड टू रियली टेक केयर ऑफ पीपल एज फैमिली, ऑल ऑफ दैट, राइट. एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक द ग्राउंड रियलिटी इज़ कि जब हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, इट्स अ वे ऑफ अर्निंग फॉर पीपल. एक वर्ड बहुत प्रिवेल करता है इंडस्ट्री में, दैट इज़ टैलेंट मार्केट प्लेस. किसी भी मार्केट प्लेस की जब हम बात करते हैं तो वो ऑपरेट करती है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. जहाँ कहीं भी आपको ये लगेगा कि सप्लाई शॉर्ट है और डिमांड ज़्यादा है, तो सप्लाई साइड की नेगोशिएशन पावर बहुत ज़्यादा होती है. एंड जहाँ पे भी डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, वहाँ डिमांड साइड की नेगोशिएशन पावर ज़्यादा होगी. टैलेंट का भी यही है. जहाँ पे किसी भी फंक्शन में, किसी भी एरिया में जहाँ पे टैलेंट की सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी, कोई ऐसी रेयर स्किल सेट नहीं होगी, कोई ऐसी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन नहीं होगी लोगों की, वहाँ पे उसकी, and this may come across as very crude, but price
नहीं होगी उस स्किल सेट की, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे योर इट्स सर्विस दैट यू प्रोवाइडिंग. Of course people need to be taken care of, no two no two ways about it, but at the end of the day transaction तो है. So you're saying कि candidates की तादाद ज़्यादा है इस वक्त and jobs की तादाद कम है. नहीं, interestingly, fun fact, and this is one challenge that we discuss day in and day out in our jobs. And I've switched 3 organizations in the recent past, and the same problem stands in all organizations, that when we talk about unemployment in our country, बहुत है, population बहुत है, talent scarcity फिर भी है. Because जो relevant skilled talent है which can come into your corporate world and that is willing to hustle is very very far and few. And that problem has become much worse with brain drain, because जो आपका top talent है of sorts, that has gone abroad. One metric which was very surprising for me when I was putting some proposal in place was that in the last 3 years, we've seen this trend that around 0.8 million people are immigrating every year, which means अगर cumulative basis पे देखें तो 2.5 million आपके लोग तो Because जो they're talent paid था well ना बाहर. बाहर बिल्कुल paid well, but वो talent हमारी कंट्री में ही अगर रहता और कोई हायर पर्पस को सर्व कर रहा होता, तो you know they could have added value and that could have helped turn around situation for the country in a certain way, right? होता क्या है कि and again this is But where still, my we still have, I mean, there are people जो बाहर जा रहे हैं. हाँ. I still feel there is a lot of talent here. The two things. एक ये कि आप filter कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, because एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना, whenever I sit with any HR person in the podcast, जब हम हसल की बात करते हैं ना और हम grind की बात करते हैं, तो वो जो हंगर है ना, वो आपका फ़िल्टर करना बहुत मुश्किल है. एंड वी ऑलवेज एंड अप डिबेटिंग ऑन दिस यूनिवर्सिटी थिंग, यू नो. एंड आई ऑफ कोर्स एडिड दिस एज वेल, क्योंकि आप लम्स और KSBL से हैं. आई एम श्योर आपके लिए एंट्री थोड़ी आसान रही होगी एज़ कम्पेयर टू एनी बडी हु इज़ नॉट फ्रॉम दोज टॉप 5 or 6 यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स. सो मुझे लगता है कि ना, आई एम नॉट सेइंग कि इधर ही अच्छा बच्चा है या सिर्फ उधर ही अच्छा बच्चा चलो है. मैं आई एम आपको सेइंग एक्सपीरियंस देती हूँ. एक्चुअली नो, एंट्री आसान नहीं होती. आसान नहीं होती. नहीं. I'll give you my personal example. I graduated from LUMS with a degree in anthropology sociology, and in all honesty, even though I had the stamp of LUMS, right, my majors was a problem, because Sociology and right anthropology. out of LUMS with anthropology sociology, you are not a ideal corporate fit that way, right? Number one. Number two, on a personal level, I don't think I was as refined probably as I am today in terms of my soft skills. So of course it was not an easy journey. Your university does not guarantee But you get an some entry. sort of privilege. No, not So, really. अगर आपके साथ में कोई let's say माजू का बच्चा बैठा है, KU का बच्चा बैठा है, and इकरा का बच्चा बैठा है, you know, so definitely लम्स वाले बच्चे CV में है ना लम्स, okay, enough, that's enough. ऐसा होता नहीं है. Prioritize. देखें, वो बिल्कुल होता है, बट वो क्यों होता है? एंड हियर मी आउट ऑन दिस. यूनिवर्सिटीज़ समहाउ पैकेजिंग पे उस तरह फोकस नहीं कर रही हैं इन यूनिवर्सिटीज़ में, राइट? इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ से आई हैव सीन some outliers who have really worked on their soft skills, on their grooming, on their personality, and they have not let their university name define them, and they have come out of that victim mindset of sorts, right? Agreed. When those people come in and sit across you from an interview, trust me, their chances are very high, because even as HR people on the other side, what really stands out is that this person is self-made that way.
and बट they वंस दे have अपीयर इन द that. इंटरव्यू, अगेन जो मेरी बात थी ना वो ये थी कि गिविंग देम अ चांस टू अपीयर इन द इंटरव्यू, आपके सामने आएंगे तो आप जज कर लेंगे, नहीं, यू नो, उनकी सॉफ्ट there are a स्किल्स few tells that you can सीवी CV से देख के पता चलता है किस तरह से CV बनी हुई है, किस तरह की फॉर्मेटिंग हुई हुई है, कितनी मेहनत हुई हुई है, कितनी कंसाइज है. I have seen people from top tier universities making spelling mistakes in the CV, grammatical errors, sentence formation. That can be very off-putting for recruiters because it shows you कि detail orientation कितनी है. And तो अगर सीवी में कभी केयू या माजू या इकरा या इस तरह की, एंड द सो मेनी अदर यूनिवर्सिटीज, जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, तो अगर इस तरह का कुछ आता है, डज इट गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ रेड फ्लैग कि यार अच्छा इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रख देते हैं कभी? not with me personally. And देखिए इसको समझने की ज़रूरत है कि why are organizations doing this या why have they been doing this, यू right? अग्री दे आर डूइंग दिस? Of course. But this is because as HR, there are not a lot of resources. You cannot interview 1,000 people for a job. You have to interview only a selected few, right? The shortlisted few. The kind of rigor that a LUMS or a IBA or a KSBL puts you through in terms of assignments, in terms of presentations, in terms of just, going through that grind of coming up in front of people, presenting, communicating, talking in front of people, that gives you a sense of confidence. वो practice में आ जाता है. So it's about बट इज देयर लाइक Refinement इमोशनल कितनी हुई हुई रेजिलियंस है? एज वेल? क्योंकि आप जिस सर्कल की बात कर रही हैं, वो उस रगड़े से तो आपको निकालते हैं, यू नो, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग, बट व्हेन इट कम्स टू इमोशनल रेजिलियंस एंड द ग्राइंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो मुझे लगता है कि जो these are two very different things, and I'll just complete my earlier answer first and address this. So when what happens is कि जब ये पूरा एक rigor से universities गुजर जाती हैं, तो the probability of finding somebody is higher. Finding somebody who fits the bill for you out of these universities is higher. The day students from other universities start going through that rigor uh, and that grind, probably things will start to change. Because अभी तो वही होता है ना, that probability जिधर है, जिधर सिर्फ एक चीज़ find करने की वहीं जाएंगे. Isn't that the same thing that we do when we go shopping? We will go to your top brands to find something because it will save us time. so they do this. They do this, of course. That's a reality. You can't deny this. But that being said, ऐसा हरगिज़ नहीं है that people from other universities cannot apply, and there are no ways in which they will not get that opportunity. When you apply, आजकल तो recruitment process has become gamified. The first step is gamification, right? And organizations are actively trying to come out of this bias. Okay. Because with the Gen Z talent coming in particular, and this is a very sensitive topic also that way, organizations need people who can, again, coming back to hustle. We need people who can come in, put in that hard work and hustle also, right? थोड़ी सी sense of entitlement कम होनी चाहिए. The trend is moving more towards being more university blind. These filters have actively been put in. Really? Yeah. Okay. Because the kind of talent that we are looking for, we realize that it's not going to come from, a certain set universities. Because now with the advent of technology, लोगों के पास resources बहुत है to get that sense of development. पहले तो ये universities ही एक source थी. Of course. आजकल in the last 5 years, Self-learning भी हो people रही है. have access to e-modules. YouTube पे कितनी सारी videos हैं, इतने सारे technology driven courses हैं for you to upskill yourself and be more value adding for any organization. So that is why जो पहले के filters लगते थे university के, वो अब इतने relevant नहीं हैं. I'm glad if this is really happening. आपने एक sense of entitlement की भी बात की, तो जो मैं बीच में बात कर रही थी, emotional resilience and all of that, because I feel कि when somebody is privileged in any way or form,
तो जो प्रिविलेज है ना वो आपको हसल ग्राइंड एंड वो रगड़े से कहीं ना कहीं थोड़ा रोकती है एंड द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कम्स फ्रॉम देयर एज I'll tell वेल. you what, it has nothing to do with privilege. And this answer of mine will be slightly longer, but I'd like to actually point this out, and I'd like to share a personal story. Okay. So I would like to believe that I also come from slight privilege because my parents have really worked very hard to give a certain life to me and my two younger sisters, right? So we've been, Allah ka bahut shukar hai, very privileged, but because the three of us have seen our parents really go through that grind, all of us are very focused on putting in that hard work. Just an anecdote, before joining Hubco, I was part of another organization which I'd not like to name. I was out of slums into KSBL, MBA graduate, you know, very privileged. I was in the first batch of KSBL, a lot of limelight, a lot of exposure, a lot of just a lot of recognition and a lot of तो वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट था. entitlement coming in that, yeah, you know, we are big, we are very intellectual, we are smart people getting into corporates, right? That, of course, was somewhere there in my head. But I was very, through my internships, I was very sure that I wanted to pursue a career in HR. And this is back in 2014 when organizations were not offering management trainee programs for HR as such. There were very few which would come up with that. Marketing, a lot of opportunities. Supply chain, a lot of opportunities. Sales, a lot of opportunities. Finance, a lot of opportunities. HR, not so much. Because I had a certain purpose in my mind that I wanted to pursue HR, I was Okay. very sure that this is what I want to do. So no marketing, no supply chain, nothing. After studying sociology and anthropology. No, through my internships. Okay. Sociology and anthropology kind of happened because when I was in lumps, I thought, oh my God, this area is very fascinating, and where else will I get this opportunity to do something so different? I was from a pre-engineering background. Okay. It was a completely different side, and I thought skill-wise, it gives me the opportunity to refine my communication skills, Okay, get a probably broader worldview. Your engineering side Gives you a education gives you analytical skills, but the broader worldview, the intellectualization in terms of how people behave, what is happening in different societies, just building that tolerance for other people and their preferences. I think that fascinated me to pursue Sure. that. Okay. And I was very sure that I wanted to do an MBA anyway to get into the corporate world. So I Sahi hai, went theek ahead hai. and did that, right? Went on to do my MBA from KSBL, and there was this. My process at Hubco was put on hold for a little while, and Hubco was one of the top payers at that point in time. 90,000 was what they were giving to management trainees, and it was unheard of. They were really one of amongst the top two or top three, Okay. easily. हाँ. And I had cleared the interviews, but I think there was some approval which was pending, and I was very heartbroken when that happened. That, oh my God, I would have been one of the highest paid in my batches, right? But at that point in time, another organization came in, and they offered me a management trainee program, and the salary was 30,000. 30,000. Yeah. And everybody in my batch told me not to take it because I took it and I was the lowest paid in my batch. Even my professors told me, please don't, because it's not really, worth it that way. Because there was a higher purpose that I want to pursue something in HR. This is a stepping stone. If nothing, I will get some skills out of it, right? So I went on, took that opportunity, was part of that organization. And day one, it usually happens when you get into the organization, you realize that, गलती कर दी. no, maybe no. But, and to top that off, I went in, I was handed over to this lady, and she was aged.
Of course, later on we got along really well and all, but the first day itself, the work that she gave me was, here are around 2,300 something test papers, manual, paper based, right? Just arrange them in alphabetical order. I'm not joking. This was my first work assignment, to arrange them in alphabetical order. Right out of MBA. This From is LUMS? something, and a background from Rajasthan. LUMS. Okay. This is something that has been handed over to you. और आपने कितने टाइम वहाँ काम किया? 3-4 months. But that was because Hapko came back. When this happened, I was very upset for the first 30-40 minutes that I can't do this. What just happened? I feel insulted. And I think with me, I've always had this in me that if somebody challenges me, or if I think that, somebody thinks I can't do it, I have to do it, and do it with a tiara on my head. So I was like, okay, I'll do it, and I will show you how an MBA does this. So what I did is I took all those 2,300 test papers. I not only arranged them in alphabetical order, but I made a tracker out of it. That these are the people, these are their details, these are their unique IDs, these are their test scores, these are the CNICs. You can Nice. use this to contact any of them for any lateral position. These were Wow. their scores, so on and so forth, right? Very good. And because I have a slide OCD also, so I would go to the stationery place, get files, get separators, get binders, and all of that. And I made those fancy files, colorful, made that tracker. And in 4-5 days, I was done. And on my desk, people would see stacks of papers. I was always busy doing something or the other with it. And when that would happen, people would just look, okay, what is happening? What has been happening for past 4-5 days? But I did it. And when I did it, I took those files, took that to those lady, and she picked up those files, and she literally, right in front of me, she chucked them on the side. That, okay, ho gaya, theek hai. And I was like, okay. And I think with me, one thing that has always been the case is that I'm a very, very strong believer of karma. So for me, what goes around comes around. And if there's some good that you do, even if you are not getting an immediate return out of it, Later on मिल जाएगा. you will be compensated for it. So you just continue doing what you have to do. Just Okay. focus on what is in your circle of influence, not on what others are doing, right? So when all of this happened, her boss basically, who was my skip line, spotted this. And that person was like, okay, she wants to work. And then he started involving me in a lot of things, and we had a great rapport. And the guy gave me a lot of opportunities to learn a lot of things. He told me to also practice SAP a little. I'm not allowed to, but you do it. I want you to learn. And we had such a great rapport. Wow. That when Hapko came back and I had to sort of get out of office, I still remember I was supposed to be the invigilator for some test. A few students had come in and they were going through that test. And I had told him that, I have to. And I have to head out for this purpose. I was very open with him. And he was like, you go, I'll invigilate it myself. So when I showed him that I am I'm not interested in learning, yeah. arrogant. When I showed him that I'm here to work, I'm here to learn, I'm here to do my bit, he was all for it. He was very supportive. Interesting. So for me, coming from privilege has nothing to do with Still, there are rare examples. By the way, you're one of those. and I'll tell you what, as a manager, I am very particular about the kind of people I induct in my team. I am a taskmaster as a manager. And during the interview, I think anybody who I've hired, I've had
over in these 10 years of my career, I think I have had around 30 people or so be part of my team, and anybody who's not tuned in to be hardworking is weeded out right at the time of the interview, because I give this very long disclaimer that, you know, this is what I'm looking for. There is no substitute to hard work for me. I have had a lot of people in my team who've come from privilege. अच्छा. At least And they're okay with ragda. at least 30 to 40% of my team has been coming from privilege. Privileged background, and they I've had people from children of bureaucrats Really? in my team. Okay. I've had somebody, and I've had somebody who has been coming from a family associated with the top brass of the military. I've had team members who've been and they accept ragda. with the associated with judiciary. Absolutely, because that's the tone that I set, and those are the people who want to work. And I think one thing that we overlook is, and I can tell you this myself, that when you see your parents hustle all the way, you have this need. A lot of people who come from privilege, interestingly, have this need to prove that they are equally good, if not better. That drives them, and Thank you it's just for a matter clearing this, of uncovering that. And Judging the right what time. needs to be there is aligning them to a sense of purpose, giving them a purpose. When I was talking about brain drain and how that top talent has gone, and you said something about, you know, they are getting better, they are paid more, they are Bahar jaake. they have better they have their standard of living is better, right? So what happens is that right now the problem is, as a society or as a country, we are not rallied behind one purpose of uplifting this nation at the moment. It's about you looking out for yourself. If you look at the countries that have had a turnaround, be it China, be it South Korea, be it Japan, there has been one generation that has sacrificed a lot to really, again, hustle and bring prosperity to the nation, right? But there has been somebody who's just come in and rallied people behind that purpose. That sense of leadership is what is required. So for me, because I can it's very easy to write off a lot of people who come from privileged backgrounds, that they'll not be hustling, they'll be entitled. Even with Gen Z, what happens is that we are very easy to put that label on them, that these people are entitled. What we fail to do is give them that sense of purpose. Maybe हम early judge कर लेते हैं. That could be a thing also. And I'm glad अर्ली that you जज कर लेते हैं, बट अपने आप को भी जज नहीं करते कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं. इफ़ एज मैनेजर्स, एज लीडर्स, वी आर नॉट एबल टू गेट दैट कमिटमेंट आउट ऑफ आर टीम मेंबर्स, क्या हम कुछ डिफरेंटली कर सकते हैं. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अवेयरनेस ऑल्सो. एंड व्हेन यू अर्लियर आस्क्ड मी अबाउट रिवॉर्ड्स के आप स्पेस कह में, रही थी कि कम्युनिकेशन पे आप बात कर कम्युनिकेशन पे, राइट, कि टैलेंट मार्केट प्लेस से सारा कुछ है. बिकॉज लीडर्स उस तरह से रैली नहीं कर पाते अपनी टीम को बिहाइंड अ हायर पर्पस, द टीम फोकसेस अ लॉट मोर ऑन मनी. लोग क्या करते हैं, मैनेजर्स के टीम को ओवर कमिट करते हैं, गलत कमिट करते हैं कि हम आपको प्रमोट कर देंगे, हम आपको ये रिवॉर्ड कर देंगे, हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, टू ड्राइव मोटिवेशन. And this is the biggest failure. I'll tell you why. Because rewards, एक motivation and hygiene theory होती थी जो पढ़ते थे यूनिवर्सिटीज़ में OB की तरफ, and at that point in time it didn't make sense, but when I got into the corporate world I was able to link it that वाकई rewards is not a motivator. It can be a demotivator. अच्छा. The absence of adequate reward can demotivate you, because you will feel you're not being fairly compensated for the work that you're putting in, सही है. or you're not being fairly paid in comparison to your peers. लेकिन सिर्फ पैसा आपको मोटिवेट नहीं करेगा to give
more or to go above and beyond. What are the other things? पर्पस आई थिंक जितना स्ट्रॉन्ग, बिकॉज हम उस तरह उसको होता देखते नहीं हैं. बट अगेन आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मेरा करियर स्टार्ट हुआ था आपको से, जहाँ पे वी हैड अ वेरी क्लियर स्ट्रॉन्ग पर्पस, एंड आर CEO आई think did a stellar job in terms of making sure that we were all aware of what we were trying to do through a lot of communication. And his passion I think would cascade to everybody. हम सबको पता था कि हम CPEC के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वी विल बी सॉल्विंग द एनर्जी क्राइसिस फॉर द कंट्री. Meaningful काम. मीनिंगफुल काम, पर्पस है, वी आर पार्ट ऑफ समथिंग बिग. What we are doing matters, right? Purpose is a very very big tool. Then leader की अपनी persona बहुत important है. If the person knows that my leader is somebody I can trust, the leader is authentic, the leader has my best interest at heart, and the leader is walking the talk, I think everybody would want to दिल से काम work करेंगे. for such a person. दिल से काम करेंगे. ये मोटिवेट करता है. अपॉर्चुनिटी के जो भी आप काम कर रहे हो वो आपके लिए उसमें क्या है, व्हाट इज़ इन इट फॉर मी. इफ़ द लीडर इज़ एबल टू एक्सप्लेन दैट टू पीपल कि आई एम गिविंग यू दिस असाइनमेंट, दिस इज़ अ वेरी हार्ड वन, स्ट्रेच असाइनमेंट है, ग्रंट वर्क रिक्वायर्ड है, व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट, व्हाट डू यू लर्न. वो जो एक लिंक है कम्युनिकेट करके क्लोज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. And the managers or leaders who are able to do that, I think they are able to bring that commitment out of the team. So I personally do not believe in stereotypes, and I go by a lot by my own judgment when I sit across people. And for me, it has always been the case that give people that open and transparent understanding of what they are signing up for. And if it resonates with them, sure, bring them on board. पहले ही बहुत क्लियर बहुत clear कम्युनिकेशन हो. हाँ. कि what are you signing up for? If anybody who comes in my team, and I'm very sure जो भी मेरे जितने भी team members ये देख रहे होंगे, they will be saying that this is exactly what it is. But जितना मैं उनको इंटरव्यू में आई थिंक क्लियर पिक्चर दे देती हूँ और फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड डरा देती हूँ कि दिस इज़ व्हाट यू साइनिंग अप फॉर, यू विल बेहतर है हैव ये. टू वर्क हार्ड, यू विल हैव टू डू दिस. तो जो हसल नहीं करना चाहता होगा अकाउंटेबिलिटी होगी, वो वो आएगा खुद ही ही नहीं. वीड आउट हो जाएगा. बिकॉज it's very easy for me to run behind popularity, to be like ठीक है, but you know, just be nice and sweet, but it doesn't help anybody, it doesn't help their development. अगर किसी को develop होना है तो उसको उस grind से गुजरना ज़रूरी है, because I have gone through that grind. So ना तो मैं लोगों को जज करती हूँ on the basis of their university as such, ना मैं लोगों को जज करती हूँ कि वो Gen Z हैं तो वो entitled होंगे, ना मैं ये जज करती हूँ कि जी वो privileged हैं तो काम नहीं करेंगे. These stereotypes don't work. It's just a matter of me identifying कि क्या इन लोगों में I will be able to instill or you know unravel that sense of commitment. क्या मुझसे हो पाएगा कि नहीं. और after working with Gen Z, I'm sure you must be having some Gen Z people in your team, and even Gen Alpha is coming up, right? And what are the blunders you see they do mostly, so that we can tell them to improve? So with Gen Zs, I've had some Gen Zs in my team who have been supremely hardworking, and I've seen a lot of Gen Zs who've been who have honestly that sense of entitlement. And interestingly, that sense of entitlement is not just from one strata of the society in Gen Zs. वो आपको बड़ी मेरे एक्सपीरियंस में ज़रा होमोजेनस स्प्लिट मिला है, हर तरह के बैकग्राउंड से आ रहा है. आई थिंक इसका मैं रूट कॉज ज़्यादा दूंगी ऑन द लैक ऑफ रिजिलियंस, फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड. रिजिलियंस बहुत ज़रूरी है. वो जो एक फियर ऑफ फेलियर आ जाता है ना कि वी कांट फेल, everybody fails, everybody makes mistakes, but the way society is evolving with the advent of social media,
everybody is putting up their best face on Instagram. Everybody's life is a fairy tale. So the propensity to be vulnerable and the propensity to show your own shortcomings has decreased. So बहुत ज़्यादा peer pressure है to be perfect, to have that perfect life, to have that sense of having it all together. और वो pressure बहुत heavy है, which I think weighs on the Gen Zs, जिसकी वजह से resilience sort of takes a back seat. एक Amazing. any cup has a certain capacity, right? If that capacity is already filled with a lot of pressure in terms of having it all together, holding it all together, being 100% correct, being successful, proving it to everybody that you're successful, your tolerance for failure goes down. It impacts your mental health in that way, right? I am very comfortable now talking about my failures. I'm very comfortable talking about how I was a very underconfident individual who would literally have severe nausea before I was to go up and present. I would always have a paper in my hand and I could not, एक line इधर से उधर हो जाए तो my entire presentation would be derailed. But अगर मैं वही fear लेके बैठती कि हाँ मुझे तो perfect होना है हर वक्त, so I would have never put myself in situations where I would have practiced and I would not have been sitting here in this podcast speaking extempore. जो लोग देख रहे हैं आपको उनको बताएं, how were you able to improve your confidence? There is only one Quick way. tips? There is only one way. Improve your self-awareness and let go of that peer pressure. Particularly for this generation, Instagram and whatever Snapchat is telling you is not true. People are going through, everybody is going through a lot in their life. What you see is just a picture. उस एक पिक्चर को खींचने के लिए पीछे कितनी एफर्ट गई है, that's not what you can see. What somebody has been going through, how they've come out of bed in the morning, how they've just made themselves ready, prepared themselves to present that worldview is something you'll never know. So उसको छोड़ दो. Everybody in this world, in my humble experience, has problems that they are going through every day. So उनको आपने क्या prove करना है? They are different people. Prove whatever you have to yourself. What you need to do is accept कि ठीक है, I want to be, for example, if I was somebody who was very underconfident, could not stand in front of people, could not do public speaking at all, and my aspiration was to become a trainer, which by the way I did. I also conduct a lot of trainings in-house. It would have been not possible had I been in a denial myself. कि मैं तो बहुत ठीक हूँ. Very good answer. एक सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरी है ना. आई नीड टू ओन इट टू माई सेल्फ, रिफ्लेक्ट. मुझे ये नहीं सोचना होगा कि ओ मेरे साथ तो ये हो गया, ओ मेरे साथ इंस्ट्रक्टर ने अनफेयर किया, मुझे कम मार्क्स दिए, ओ मेरे साथ अनफेयर हो गया, समबडी ट्राई टू आउटशाइन मी. मैं तो विक्टिम माइंडसेट में होती. मैं अपनी फ्लॉज तो देखूँ कि व्हाट डू आई नीड टू इम्प्रूव, राइट? If I have something to improve, A, owning it to myself, B, reaching out to people, showing that vulnerability, Of course. seeking help, going after those resources which can help you come out of it. That is most important. How else will you learn? How else will you overcome? And interestingly, corporate में क्या होता है that एक transition होती है जो बहुत difficult होती है. When you start off, everybody is an individual contributor, and then they go on to become people managers. People who are great individual contributors struggle a lot when it comes to becoming people managers. अब अगर आप उसमें अपनी struggle को यूं करके बैठेंगे ना कि नहीं, I'm not struggling, I can't struggle, I'm still a superstar, you will not grow. I was a fantastic individual contributor. I've always been very fast-tracked in my career. I was a terrible people manager when I started off. Of course, I made mistakes. Qualities. Of course, I made mistakes. एक
एक तरफ आप बहुत अकाउंटेबिलिटी ड्रिवन हो जाते हो, कभी यू गो ऑफ बैलेंस. एक तरफ व्हेन दैट डजंट वर्क आउट यू गो टू द अदर एक्सट्रीम. ज़्यादा That अच्छे हो extreme गए. is being really nice. So हाँ. it takes time to find that right balance. But if today I sit and deny, no, I did not struggle. No, of course I did. And every stage requires you to be evolving. You cannot be the person you were 1 year back. If that is the case, you will be outdated, redundant, you are not growing. And life is all about growing. The leaves that don't grow turn yellow and fall. मतलब that's how nature is, right? Decay होता है. So one needs to be okay कि आज अगर आप 100 हैं भी तो कल सुबह जब आप उठेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी 99. वो परसेंटेज तो गिरती है. सो यू नीड टू बी ओके विद इट. दिस जनरेशन समहाउ बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ पीयर प्रेशर, उनका भी कसूर नहीं है, इट्स जस्ट इवॉल्व दिस वे. वो एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार हैं कि हम आज 99 हो गए, आज 98 हो गए, अब कुछ करना है टू इम्प्रूव ऑन दैट, विच मीन्स शोइंग दैट हाँ हम 100 नहीं है. So that agree. needs to really come in. And tell me about your mistakes. Like Oh, it I can made be plenty. can be like जो आपकी बेस्ट मिस्टेक्स आपने की, इनसे बहुत सीखा और जो आप बताना चाहेंगी, some stories from your career and can be related to rewards in OD as well, can be not related, personal learning भी हो I've सकती made है. a lot of mistakes and I am somebody who's very proud of all my mistakes. चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो. आई थिंक इफ़ आई हैड नॉट मेड दोज मिस्टेक्स आई वुड नॉट बी द पर्सन आई एम टुडे. So absolutely no regrets, and this is not something a lot of people say it, but I genuinely mean it because I am very okay talking about my mistakes. People management pe, of course I made abundant mistakes. I was a star performer. Tell me a memorable story. I had team members who were I'll come to the story bit, but I had team members who were not as good as me. I would really be very judgmental that why I want to run at the speed of 100, you're walking at the speed of 50. I need to do something to just pull you with me at that speed. Then when that just blew up, okay, now what do I need to do? So then I moved to the complete other extreme where I was like, okay, I'll do everything myself. You just, hang in there. Really That also annoying. didn't work out. But I think a couple of my managers were great mentors for me. They gave me that confidence that be yourself. And I think when I found that space, I think I evolved. And I'm somebody who reflects a lot. So when I started reflecting on this, I realized that, okay, बैलेंस ढूंढना एक पड़ेगा. तो बैलेंस ढूंढना ज़रूरी है, but being authentic. Yes, I'm a hard taskmaster. That's who I am. Okay. I don't need to be apologetic about it. Okay. What I bring to the table is a lot of care and concern for my team. That's what is Plus natural to me. That's what my plus side is. I will be very focused on work, deliverables, very, very focused on accountability. That's also part of me. It's a package deal. As is the case with everybody, every leader. Nobody is, 100% popular and well liked. The day you leave the desire to be popular and liked, you will be okay. That will come to you automatically because the relevant people will gravitate towards you. You can't please everybody. तो फिर आपने बंदे भगाए. बंदे भगाए भी और फिर Because once you become unapologetic about the fact that बंदे- I'm a hard taskmaster. that's it. बंदे हाँ. भागे. And भागे? I think it's good for both. No? Because they can find people who they resonate with, and I can find people who I resonate with, because that's the beauty of how Allah Mian has created the world. There is a lot of diversity. Because ऑर्गेनाइजेशंस का भी तो यही होता है ना, लोग पूछते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, ये ऑर्गेनाइजेशन बुरी है, और मेरा यही जवाब होता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं. If your priority is work-life balance, if your priority is, having a very clear sense of direction, then there are different types of organizations
which are great fits for you. But if just you're- before this podcast, what I was telling you that I personally think that I love working for local organizations because for me, that autonomy, that sense of empowerment, that And everything is then room for quick. making impact, uh, lower red tape, I think is great for me. But for a lot of people, maybe that's not aligned with who they are as people. And for them, some other organization will be a great fit. That's the same with managers. And I think one thing that we don't talk about a lot is when the line manager is interviewing people, it's all about checking for that chemistry, right? So, what is so wrong in getting people on Very board good, very that good. match your But at times chemistry? इंटरव्यू में भी गलतियाँ हो जाती हैं. ऑफ कोर्स आप ढूंढें वो लोग जो जिनका वर्किंग स्टाइल कॉम्प्लीमेंट्री है. ऑफ कोर्स यू विल फाइंड सिमिलर पीपल जिनकी प्रायोरिटीज़ आपके साथ अलाइन करती हैं, जिनका वर्किंग स्टाइल आपके साथ अलाइन करता है, जिनका वैल्यू सिस्टम आपके साथ अलाइन करता है. दैट इज़ वाई द लाइन मैनेजर इज़ इंटरव्यूइंग, राइट? एंड दैट्स एब्सोल्युटली वैलिड. You will hear a lot of line managers shy away from it कि नहीं भाई, why not? You are what you are. If you are being authentic, you can't be everything. Of course. Allah has created everybody unique. So compatibility is real. So workplace mein, why do we shy away from finding that compatibility? Lovely. What about other blunders? You gotta tell me a Technical story. rather. blunders. You I'll gotta tell you a me story. And I think story. that story has really shaped how I deal with mistakes that my team makes. I was in my first year increment cycle, and there was a certain reconfiguration, and I'll try to explain this in layman terms. उर्दू में. एक बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं तो कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर एक सर्टेन लेवल एंड अबव का हम चेंज कर रहे थे. सो बेसिकली जो टोटल पैकेज है उसको कांस्टेंट रखना था, पहले उस पर इंक्रीमेंट लगाना था, उसको कांस्टेंट रखना था, उसको रीवर्क करना था, और फिर ग्रॉस सैलरी दोनों परमिटेशंस में चेंज हो जाती, राइट? तो वो एक वर्किंग करनी थी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी. मैंने वो वर्किंग करी थी, बिल्कुल चेक भी हो गई थी, सारा कुछ टैली हो गया था, बट उसके 3 कॉलम्स थे. एंड देन वो वर्किंग को फाइनल हमें इंटरनल ऑडिटर से और सीईओ से उस पर साइन ऑफ लेना था. एंड देन दैट वाज टू बी गिवन टू पेरोल. तो वो सारा कुछ कर लिया, पेरोल को दे दिया, तो कॉलम 1 और कॉलम 3 उठाना था. सही है. इन सिंपल टर्म्स, राइट? जब पेरोल चलने लगा, और मेरी हमेशा थोड़ी बहुत आदत थी कि मैं अपने काम को एक दफ़ा दोबारा डबल चेक कर लेती थी. सब कुछ हो गया था, डबल चेक हो गया. मेरी गट इस मामले में थोड़ी सी है स्ट्रॉन्ग. तो जब पेरोल को वो इनपुट्स चले गए थे, साइन भी सारे कुछ हो गए थे, एवरीथिंग वाज डन, मुझे हुआ कि यार एक दफ़ा मुझे पता नहीं क्यों इट्स जस्ट दिस इच इन मी कि एक दफ़ा चेक कर लो. सो जब मैंने चेक किया तो बजाय कॉलम 1 और कॉलम 3 के कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चला गया था. And it was signed by the CEO 1 year into the organization, and it was something जो सिर्फ 2-3 लोग प्रिवी थे इस वर्किंग के, जिनको जा रहा था they would have not been able to catch it. At that point in time मेरे पास एक बहुत ही बड़ा ethical dilemma था कि do I own up to this mistake or do I just let this slide? पता नहीं चलता, कैच नहीं हो पाती, क्योंकि सैलरी तो इंक्रीमेंट हो गई थी. वो कितने से इंक्रीमेंट हुई है वो 1-2% तो लोगों को नहीं पता चलता. एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम आई वॉज वरिड बिकॉज माई मैनेजर एंड माई HOD एंड वर स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर्स. मुझे था डांट पड़ेगी, 200% पड़ेगी. एंड माई HOD बाय द वे वॉज ट्रैवलिंग, माई मैनेजर वॉज वेरी मच इन देयर, राइट? And I was like, oh my God. बच गई. गए. And मैं जाऊँ बताऊँ या ना बताऊँ. And I think this is something that very very fortunately my parents have ingrained in me. So मुझे था कि अब गलत काम नहीं कर सकते. So I got up from my seat and I think it was 1-2 मिनट में और सोचती तो मैं नहीं उठ पाती. I think in a matter of 2-3 minutes it took mad courage for me to get up and go to my manager and say कि ये गलती हो गई. And मुझे था कि अब
डांट पड़ना शुरू होगी किसी भी मिनट. एंड माई मैनेजर वॉज लाइक, ओहो क्या कैसे ठीक करें यार, आओ सोचते हैं कुछ करते हैं. अच्छा. And I think that moment in my career has been one of the most pivotal moments. The way the person handled that situation. वरना दोबारा हिम्मत नहीं करते. दोबारा हिम्मत नहीं होती, हिम्मत टूट जाती. उस वक्त the person said कि let's figure out how to we do it. फिर हमने सोचा कि क्या करें. उसने कहा अच्छा मैं जाता हूँ. Then he went to the internal auditor. He said print out दो. उसने internal auditor साइन किया. HOD को कॉल की. HOD से उसने डांट सुनी, मुझे नहीं डांटा. Then वो ट्रैवल कर रहा था, उसकी साइन चाहिए थी before going to the CEO. Then we requested his permission कि e-signature दें. This is back in 2015 or so. पावर पॉइंट पे मैंने बैठ के वो e-signature को थोड़ा सा कलर्स को सही करके उस पर पेस्ट किया, प्रिंट आउट निकाले, करते कराते we worked as a team and we fixed that mistake. And we got that sorted and signed. And then we had a good laugh about it. And my manager at that point in time said this to me, and I still remember, that what helped me really stay calm in this situation were two things. Ek to it showed me a value system, which was Very strong. Not strong, but it gave me that confidence that okay. Dusra, just knowing that this is not unknown. I know that this is something which has happened. It's not something which just hit me out of the blue. किसी ने और ने आके मुझे नहीं बताया. And he said that had this come to me from somewhere else, and if I knew कि तुम्हें पता था तुमने नहीं बताया, it would have been a different ball game. And I think that really set the tone for me on a lot of things as a manager, because my going in dialogue to my team is कि बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, I should be the first one to know. मेरे पास खुद आके बता दो, घुमाना नहीं, आके बता दो कि ये हो गया है. There is nothing that we cannot sort out. We will sort it out. And with me, मुझे गलती मानने में अपनी कोई problem नहीं है. So even if I have to go to anybody and say कि गलती हो गई, मुझे problem नहीं है. And very interestingly मैंने ये note किया कि जब आप जाके अपनी गलती मान लेते हैं, कुछ नहीं होता. कोई इतना 99% लोग इतने अनरीजनेबल नहीं होते कि वो कुछ आगे आपको कहें. It's all the fear is more in our head which stops us. And वो fear उस चीज़ का होता है कि वो उस इंडिविजुअल की प्रॉब्लम इतनी नहीं होती, वो आपने जो उसका परसेप्शन अपने माइंड में बनाया हुआ होता है उसकी प्रॉब्लम होती है. मेरे माइंड में भी मेरे मैनेजर का वो परसेप्शन था दैट ही गेट रियली अपसेट. क्या वो उस कॉन्टेक्स्ट में अपसेट होता? नहीं, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में अपसेट होता. आप उसको मिक्स कर लेते हैं. लेकिन लीडर्स का बिहेवियर इनकरेज या डिस्करेज करता है ऐसे बिहेवियर्स को कि फॉर एग्जांपल गलती मानने पर डांटना नहीं चाहिए, गलती छुपाने पर डांटना चाहिए. तो अगर आप मानने पर एक दफ़ा डांट देंगे तो वो दोबारा कभी हिम्मत नहीं करेगा. तो यार एक बात बताऊं, एक और भी चीज़ होती है, एंड दिस इज़ व्हाट आई से टू माय टीम आल्सो, दैट हम अपने आप को तो बहुत मार्जिन देते हैं दैट हम ह्यूमंस हैं. हम अपने मैनेजर्स और लीडर्स को भी ह्यूमंस होने का मार्जिन देना चाहिए. जिस तरह मेरा बुरा दिन हो सकता है, मेरा बुरा मूड हो सकता है, मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ चल सकता है, मैं किसी को कुछ अनरीजनेबल कह सकती हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, जजमेंट एरर हो सकती है, आपके मैनेजर और लीडर से भी हो सकती है. क्यों नहीं हो सकती है? देयर इज़ नो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग. अल्लाह मियाँ की ज़ात के अलावा कौन परफेक्ट है? द मोस्ट परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, एंड दिस इज़ व्हाट my religion or my faith says, has been Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, right? So who else? हम में से तो कोई इतना perfect है नहीं. So if my manager गलती से डांट दिया मुझे, तो क्या हो गया? होता है, सबसे गलती होती है. मुझे गलत डांट भी पड़ी है, मैंने गलत डांटा भी है लोगों को. बट किसी एक इंसिडेंट को पकड़ के अगर आप
सारी चीज़ 0 कर देंगे या सारी चीज़ 100 कर देंगे, वो गलत होता है. आई थिंक व्हाट रियली मैटर्स इज़ यू लुकिंग एट अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दैट किसी एक चीज़ से पूरा बैकलॉग 0 नहीं हो जाता. बोथ वेज, बोथ वेज. Of course. कोई आपके लिए कोई आपको 100 तरीके से किसी ने हार्म किया है, कोई एक अच्छी चीज़ कर दी तो वो भी 0 नहीं हो जाता. हाँ. एंड किसी ने आपके साथ 100 नेकियां की, एक कहीं कुछ गलत कर दिया तो वो भी 0 नहीं हो जाता. True. True. एंड आई थिंक पीपल नीड टू बी स्लाइटली स्मार्टर इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लोगों की नीयत क्या है. गलती सबसे होती है, हाँ. नीयत क्या है. वो वॉज वट एवर हैपेंड, was it coming from a bad space or not? Where was it coming from? Absolutely. Very अगर good, very आप किसी को डांट रहे हैं तो क्या आप परेशानी में डांट रहे हैं, आप पैनिक में डांट रहे हैं, आप उनको किसी फियर से बचाने के लिए डांट रहे हैं. मतलब what is the rationale behind it? And I think once you reflect, तो आप सिर्फ अपनी कंडीशन नहीं समझते, सामने वाले की भी I समझ think पाते हैं. reflection and self reflection is a very big superpower. अल्लाह मियाँ भी कहते हैं कि मैं गलत नहीं उसको कहना चाहती, बट कहा जाता है ना कि हर चीज़ में निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो रिफ्लेक्ट करते हैं उस चीज़ पे. रिफ्लेक्शन इज़ अ वेरी बिग पावर. दूसरी आई थिंक एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है कंटेक्चुअलाइजेशन. किसी भी चीज़ को उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना. हम क्या करते हैं, मतलब हमारा personal, हाँ, so फेवरेट very पास टाइम है चीज़ों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखना. पर्सनल ले लेना. पर्सनल तो लेना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखना. आपको कोई आके बताएगा कि उसने ये कहा, उसने ये लाइन ज़रूर कही होगी, उसके आगे और पीछे 3-4 जुमले और होंगे जो कॉन्टेक्स्ट थे उस बात का, कि किस बात पे कहा, किस टोन में कहा, हंसी मजाक में कहा, एज अ जोक कहा, या उसकी पर्सनैलिटी है, या सीरियसली कहा. वेरी इंपॉर्टेंट. वो इल्ज़ाम लगाया या मजाक किया. और अगर आपके सामने भी बोल रहा है ना, तब भी व्हाट आई वाज सेइंग कि कॉन्टेक्स्ट नहीं देखेंगे, पर्सनल ले लेंगे कि वो मुझे ऐसा बोल दिया. सो इट्स नॉट पर्सनल एट ऑल. वही बात है. Related to just कुछ a लोग होंगे जो पर्सनल अटैक कर रहे होंगे और कुछ लोग होंगे जो नहीं कर रहे होंगे. You have to बट figure out. वो जो एक EQ है, जो ह्यूमन स्किल्स हैं, जो इंटेलिजेंस है, वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और वो आती है ह्यूमन इंटरेक्शन से. एंड फॉर दैट ह्यूमन इंटरेक्शन व्हाट पीपल नीड टू डू इज़ बी वेरी ओपन टू एक्सपीरियंसेस, टू मेकिंग मिस्टेक्स, टू हैविंग योर ट्रस्ट being broken, to being in situations where you do wrong to people and then you apologize. So you have to be open. It has to be organic. I think what we are doing these days is trying to make everything very inorganic. कि ये भी नहीं बोलना, ये भी नहीं बोलना, ऐसे भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, which is taking away the authenticity from people. And that is happening because we are really simplifying everything. And interestingly, a thought that just came to my mind, जहाँ से हमने अपनी conversation शुरू की थी, this is very similar to what traditionally organizations were doing with universities. कि 2-3 यूनिवर्सिटीज़ पिक कर ली बिकॉज इससे इस तरह के लोग आ रहे हैं, बिकॉज उतना टाइम और रिसोर्सेज नहीं हैं टू इवेलुएट एंड फिल्टर एवरी इंडिविजुअल फॉर हु दे आर, राइट. तो हम अपने ह्यूमन इंटरेक्शंस में वो आजकल उस तरह से करने लगे हैं. इंटरेस्टिंग. तो ये हम क्यों कर रहे हैं जब हमारे लिए वो चीज़ ठीक नहीं है. सो वाई कांट वी बी मोर authentic and more real with each other. So you have been heading this employee engagement and OD side, and you have worked in this segment more. So आपके हिसाब से what is more, what resonates more with employees when it comes to employee engagement? क्योंकि अक्सर organizations या इदारे जो हैं वो activities करवाते हैं, events करवाते हैं, and they think that's the only mantra to get employees engaged. Your 2 cents on that. देखें, employee engagement has become a word जो यूज़ हर इंडिविजुअल करता है, लेकिन इंगेजमेंट है क्या ये किसी को पता है नहीं. एज सच ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा. लेट मी करेक्ट माई सेल्फ. एम्प्लॉय इंगेजमेंट की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, या कोई एम्प्लॉय इंगेज्ड कब होता है, व्हेन द एम्प्लॉय इज़ विलिंग टू पुट इन डिस्क्रेशनरी एफर्ट. इसका मतलब कि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में 5 चीज़ें लिखी हैं,
वो अपनी खुशी और मर्ज़ी से ऑर्गेनाइजेशन के लिए 4 चीज़ें और करने को तैयार हो. That is putting in discretionary effort. People who are willing to do that or are driven to do that are the ones who are called engaged with the organization. अब आप खुद सोचें कि अगर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी है विदाउट एनी डायरेक्ट रिवॉर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, वो अगर इंगेजमेंट है तो उसको ड्राइव करने के लिए क्या होना चाहिए? Fun and games activities, I'll not say they are not important. Of course, they are important. They give people that good breather. एक अच्छा time मिल जाता है जिसमें you can, just disconnect from work, be a little more fresh, meet people from your organization, have that informal bonding, all of that. But that's about it. Engagement के drivers बहुत सारे होते हैं. ठीक है. जैसे what is आपके पास आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या कंपनी पूरी कर पा रही है? विच मीन्स आर यू बीइंग फेयरली रिवॉर्डेड इन द ऑर्गेनाइजेशन? एंड फेयरली रिवॉर्डेड, एक्सपेक्टेशंस ठीक करना भी ज़रूरी होता है. एंड एक्सपेक्टेशंस ठीक करना इज़ टू वे. एक एम्प्लॉयज़ को रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है और एक HR को ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन पर्टिकुलरली ऑन रिवॉर्ड्स करने की ज़रूरत है. कि रिवॉर्ड्स कैसे चलता है, बेंचमार्किंग कैसे होती है, मार्केट डेटा क्या होता है, हाउ डज दिस सिस्टम वर्क. उसको इसका इतना ब्लैक बॉक्स करने के जगह एक्सप्लेन इट टू पीपल हाउ थिंग्स वर्क, व्हाट आर द रूल्स ऑफ द गेम. सही है. दूसरी चीज़ के जिन लोगों से आप सराउंडेड हैं, आपका वर्क एटमॉस्फेयर कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, आर यू इंजॉइंग योर सेल्फ एट वर्क or are you always stressed and tensed because politics hai or people are not collaborating enough? So what kind of people are you surrounded by? That's also very important. अगर वही ड्रेन कर देगा तो फिर बाकी Absolutely. कोई फायदा नहीं है. The very big factor in employee engagement. Purpose क्या है आपका organization का? What are you working for? Are you getting that satisfaction at the end of the day that I've done something? What I'm working for is doing something for people. That sense is very important for engagement. And I think bottom line, the immediate line manager has a very big impact on your engagement level. आपका line manager और आपकी alignment कैसी है? Do you have that faith that your line manager has your best interest at heart? And if you're in a difficult spot, your line manager will have your back. All of these things become very important. True. And ये नहीं होंगी. And you have only fun and games at work, people will not be engaged. You have to have both. And actually, ये जो fun and game activities हैं, this fits somewhere in the collaboration, teamwork, people aspect of things, where you are providing avenues for people to come together and just bond on a more personal level. सही है. हाँ. This is just that. But सिर्फ ये करने से engagement नहीं आएगी. Engagement के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होती है. वो iceberg model होता है ना, sorry I'm cutting you, but एक iceberg model होता है that these activities are the tip of the iceberg that you see. 90% of it is underwater, which is all of these softer aspects, which come to you with experience, with intuition. And this is what the real job of culture engagement OD is. To see line manager की quality कैसी है, बाकी feedback क्या है employees का, what's working, what's not working well, how do we improve on that. So पर आपके कुछ initiatives जो कि आपने employee engagement के लिए लिए हों and which has been really really successful, do you remember any? I think I have a few that I did on the fun and games part also, of course, which worked a lot. But I think the most successful initiatives in terms of employee engagement have been the ones where, so there was this workshop that I would do, which was called HR for non-HR. It was a 2-day program. Okay. And what we would do is we would go out and explain to people how everything works. Rewards कैसे चलता है. अच्छा.
बास्केट में कौन सी कंपनीज़ हैं, हम कौन सी परसेंटाइल पे पैक करते हैं, हमारे एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या चैलेंजेस हैं, अफोर्डेबिलिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, हमारी एज एन ऑर्गेनाइजेशन टोटल अफोर्डेबिलिटी क्या है, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस जिनसे आप कंपेयर कर रहे हैं उनकी क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या people हैं, enjoy? इंक्रीमेंट्स कैसे हैं, या they may not be very receptive to things which are beyond their control, but it's important for them to know what the challenges are. Okay. Openness and transparency वैसे आती है, right? Okay. And यही चीज़ में rewards was one aspect of it. टैलेंट मैनेजमेंट अलग हो जाता है कि हाउ डू वी ग्रो इन आवर करियर्स, हाई पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल कैसे असेस होता है, प्रमोटेबिलिटी कैसे होती है. Very good. When we did these workshops, we noticed that people get to interact with you as HR, a lot of misconceptions are cleared out, you kill a lot of grapevine in the organization. लोग कहते हैं वो तो ऐसे हो जाता है पोटेंशियल असेसमेंट, आप दिखा देंगे नहीं जी ये फोरम्स हैं, ये पूरा एक फ्रेमवर्क बना हुआ है जिस पे पोटेंशियल असेस होता है. Very good, दे से कि मैनेजर ने हमें ये कहा था कि वो हमें प्रमोट कर देगा, बट आपको कैसे करेगा, फ्रेमवर्क तो ऐसे चलता है. आप पूछे मैनेजर से, आपका मैनेजर आपकी असेसमेंट नहीं कर रहा, आपको फीडबैक नहीं दे रहा, आप ये फॉर्म ले जाएं, आपके पास फॉर्म का एक्सेस है. सो जस्ट इक्विपिंग देम मोर, giving them that understanding so that people can't miscommit to them. Wow. Helps. So I think that workshop for me was a most solid step towards driving employee engagement, because it gives people complete transparency and more faith in HR, that HR कुछ कर रहा है. There are systems, there are processes in play. Why we and majority of the times people would say we were never aware of this. हमें पता ही नहीं था ऐसे होता है, हमें तो कुछ और बताया जा रहा था. लाइक आप देखें कि क्यों बताया जा रहा था. एज एम्प्लॉयज़ आपकी जिम्मेदारी है टू नो, एंड हमारा फ़र्ज़ है टू मेक श्योर यू नो. सो आई एम डूइंग माई पार्ट, नाउ यू डू योर पार्ट. ओके, इंटरेस्टिंग. एंड सैलरी पे बात हो रही थी, बीच में आपने जिक्र किया था. आई वुड लाइक टू आस्क, मैंने ये उमर से भी पूछा था व्हेन आई इंटरव्यूड हिम, what are the salary negotiation tips that you'd like to share for the viewers here? यार सैलरी नेगोशिएशन में 2-3 चीज़ें देखें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं. एक तो सिर्फ माई हम्बल रिक्वेस्ट, सिर्फ सैलरी देख के किसी कंपनी को ज्वाइन ना करें. योर लाइफ विल बी, लेट मी जस्ट से कि योर लाइफ विल नॉट बी अ बेड ऑफ रोजेस, बिकॉज कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. जॉब क्या है, विल यू एक्चुअली लाइक वर्किंग इन दैट कंपनी, क्या वो आपको वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देगा, क्या आप इंगेज्ड होंगे, क्या आप ग्रो कर सकते हैं, वो सारी कंसिड्रेशंस ज़रूर अपने सामने रखें. दूसरी चीज़ जो सैलरी नेगोशिएशन से थोड़ा सा पहले ज़रूरी हो जाती है कि अपना होमवर्क करें. आस्क पीपल कि ये जॉब किस लेवल पे है उस कंपनी में, और जहाँ पे आप हैं ये उस लेवल से मैच करता है. सिर्फ जस्ट डोंट लुक एट द पोजीशन टाइटल एज सच, वो हर कंपनी में बड़ा वेरी करता है. कुछ जगहों पे जो मैनेजर होगा वो जूनियर टाइटल होगा एज़ कम्पेयर टू एन ऑर्गेनाइजेशंस असिस्टेंट मैनेजर. फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पोजीशन टाइटल्स पाकिस्तान में उस तरह यूनिफॉर्म नहीं है. सो सिर्फ पोजीशन टाइटल को देख के ये ना सोचें कि हाँ ये इससे स्टेप अप रोल होगा या नीचे होगा या ऊपर होगा, जो भी होगा. आप अपना होमवर्क करें, अंडरस्टैंड करें सैलरी ब्रैकेट के बारे में. सैलरी ब्रैकेट से भी ज़्यादा इस रोल पे किस लेवल के रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, नेचर ऑफ जॉब क्या है, ये सुपरविजन का रोल है, ये टीम लीड का रोल है, ये फुल फ्लेज मैनेजर का रोल है, आपकी डिसीजन मेकिंग कितनी है. ये फैक्टर्स आपको बता देते हैं कि जॉब की साइज़ कितना है, जॉब की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. राइट अगर आप अभी एक बड़ी जॉब मैनेज कर रहे हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो शायद ज़्यादा पैसे नहीं देती, और आप एक ऐसी जॉब में जा रहे हैं, एक ऐसी कंपनी में जा रहे हैं जो ज़्यादा पैसे देती है लेकिन उस जॉब की कॉम्प्लेक्सिटी कम है, तो टेक्निकली आप अपने करियर में एक स्टेप डाउन ले रहे हैं. ये ज़रूर आपको देखना है कि आप कहीं रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने करियर में स्टेप डाउन तो नहीं ले रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए. वो फिर मैंने 9 out of 10 टाइम्स तो ये देखा है दैट डजंट पैन वेल फॉर द एम्प्लॉय सही है, ठीक हु इज़ कमिंग इन. राइट सो एक दफ़ा ये असेसमेंट ज़रूर कर लें. दूसरा एक रफ़ आइडिया ले लें, और ये बेशक इंटरव्यू में पूछ लें
कि आप जो टैलेंट लाते हैं, क्या आप उसको टॉप ऑफ द मार्केट पे करना चाहते हैं, मिड ऑफ द मार्केट पे करना चाहते हैं? व्हाट इज़ योर टेक ऑन मनी? सही है. आप सिर्फ ये अज्यूम ना कर लें कि आज मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया, 50-60% जंप ऑन स्विचिंग तो मिलेगा ही मिलेगा. आपको 2-3 चीज़ें पे क्लैरिटी की ज़रूरत है कि आप इस वक्त ओवर पेड तो नहीं थे अपनी पिछली कंपनी में. अगर आप ऑलरेडी ओवर पेड थे अपने लेवल पे और आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, आपको एक ही रोल में बहुत सारे साल हो गए थे एंड योर सैलरी हैज़ बीन अ लॉट, तो दूसरी कंपनी अगर आपको सेम लेवल पे हायर करेगी तो 50-60% जंप नहीं दे सकती. तो ये Very good. practically that's not possible. Very good. And what you do is running behind that 50-60% short term फ़ायदे के लिए आप अपना long term नुकसान कर रहे हैं. Maybe that switch is what you need to get out of that organization, come into a different organization, learn some new and different skill set which helps you grow in the future. सिर्फ उस नंबर पे फिक्सेट ना हो कि जी आजकल इंडस्ट्री में 40-50-60% जंप मिल रहा है तो मुझे इतना तो मिलना चाहिए. आप अपने इंडिविजुअल हालात पे फोकस करें, Very good. पूरी अपॉर्चुनिटी को होलिस्टिकली देखें और प्रैक्टिकली नेगोशिएट करें. फ्रॉम समबडी इन रिवॉर्ड्स देयर आर कैंडिडेट्स जो बहुत अनरियलिस्टिकली नेगोशिएट करते हैं कि जी आज मुझे मिल रहे हैं लेट्स सपोज 100 रुपये, मुझे आप 250 रुपये दे दें या 200 रुपये दे दें. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. 100% इंक्रीज़ नहीं होता उस तरह से, राइट? हमारे अपने सैलरी बैंड्स होते हैं. इंटरनल पैरिटी, जिसका मतलब इंटरनल एम्प्लॉयज़ के Very साथ important. उस एक्सपीरियंस लेवल पे, उस एजुकेशन लेवल पे क्या सैलरीज़ हैं, मैं उसको नहीं क्रॉस कर सकती. Very important. So HR also then at the back end has its constraints. But if you are being very unreasonable in salary negotiations, it just doesn't work out. And I'll just say one thing, and I think that is two things rather. जो लोग करियर में फास्ट ट्रैक होते हैं, हाई पोटेंशियल्स होते हैं, वो हमेशा लोअर साइड पे रहेंगे सैलरी की, बिकॉज वो एक लेवल से दूसरे लेवल में बहुत जल्दी जंप कर रहे हैं. और एक सैलरी ब्रैकेट में आपको मूव करने के लिए 2-4 साल चाहिए होते हैं टू गेट टू दैट मैक्सिमम. बट क्योंकि आप प्रोग्रेशन बहुत जल्दी जल्दी ले रहे हैं बिटवीन लेवल्स, आप हमेशा मिन की तरफ रहेंगे, फिर उसके अगले के मिन पे आएंगे, तो आपको वो टाइम नहीं मिलता एक बैंड में उतनी सैलरी पे जाने के लिए. बट इन योर टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से यूर सही जा रहे हैं आप. राइटली पेस्ड. But this reminds me of another question, which is कि quick jumps. You know, अभी बहुत ज़्यादा चल भी रहा था LinkedIn पर that quick is, according to you, is it like good for your career to jump quickly like after 6 months or 4 months, or you think नहीं 2-3 साल लगाओ? यार again, I believe in a more balanced approach in this. If you're only switching to get those jumps and it's a matter of money, it doesn't. It's very off-putting. If it's for a bigger purpose? Because no that, but generally for you also it's more detrimental because organizations are very different. Their way of operating is different. The kind of people you're surrounded by is different, and you're a very different individual. आप हर organization में जाके उस तरह से नहीं जेल इन हो सकते. So अगर आप एक जगह सेटल्ड हैं, जेल्ड इन हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, करियर में भी ग्रो कर रहे हैं, you're being paid fairly also, just running blindly after money will also not lead you anywhere in the long run. 20-20 हज़ार 30 हज़ार के जंप नहीं, that's not worth it. दूसरा ये कि अगर आप पहले ज़माने में होता था ना कि इफ़ यू आर इन अ रॉन्ग सिचुएशन, लोग कहते थे कि 2-3 साल तो निकालो, CV पे जंप बुरा लगेगा. थैंक गॉड दैट इज़ ओवर, because HR is now also more sophisticated and smart enough to see कि okay, this person had the sense and self-awareness कि this wasn't working out for whatever reason, for cultural fit, for organizational fit, for money, for role, for growth, and they decided to move on to a different opportunity. But if it becomes a trend, then it's, of course, stands out. It shouldn't become a habit. But पहले ज़माने में जैसे होता था कि नहीं वो बहुत नेगेटिवली देखा जाता था, आजकल ऐसा नहीं है. थिंग्स हैव इवॉल्व्ड दैट वे. सो वो ज़रूर होता है. ओके. बट एक और चीज़ जो मैं ऐड करूँगी, सैलरी नेगोशिएशन तो आप कर लें, बट एक चीज़ याद रखिएगा, एंड दिस इज़ समथिंग दैट माय फर्स्ट मैनेजर हैड टोल्ड मी, एंड आई थिंक
दैट इज़ समथिंग, वो कहते हैं ना कि गिरहा बांध लेते हैं आप उस बात को। मैंने वो बात को हमेशा गिरहा बांधी हुई है। स्टॉक मार्केट में हमेशा ये होता है दैट जो अंडर प्राइस स्टॉक होता है उसको बहुत जल्दी लोग ख़रीद लेते हैं। हाँ जो ओवर प्राइस स्टॉक होता है उसके टेकर्स नहीं होते। एंड जो एडिक्वेटली प्राइस्ड है वो ठीक है, दैट हैज़ फंडामेंटल्स के हिसाब से उसकी प्राइस अलाइंड है, दैट स्टॉक इज़ ऑल्सो गुड टू गो। बट अंडर प्राइस स्टॉक अंडर प्राइस नहीं रहता ज़्यादा टाइम, मार्केट के फंडामेंटल्स उसको अलाइन कर देते हैं। सो अगर कहीं आप अंडर प्राइस्ड हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी, द मार्केट विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट, बिकॉज पीपल विल बी लाइक यार ये इतना अच्छा टैलेंट है, ये इतने कम पैसों पे बैठा है, आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करेंगे आपको एक डिसेंट जंप पे वो हायर कर लेगी ऐसे। सो योर ऑप्शंस ओपन अप अ लॉट। आप 10 कंपनीज में जा सकते हैं। अगर आपके पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो प्रॉब्ली आपके पास ऑप्शंस एक या दो हैं। फिर आपके पास इतना एलिमेंट ऑफ चॉइस नहीं है कि कंपनी मुझे ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे। इंटरेस्टिंग। So Very good being answer, by the way. balanced with money is also very important. And I've always made it a point myself, and I've never been myself a very high paid individual, because I've grown organically in organizations, and I've also fast tracked. You started with 30,000. I started with 30,000, and एक और चीज़ जो मेरे लिए बड़ी I think अल्लाह मियाँ की तरफ से था, I started with 30,000 and I was the lowest paid in my batch. Within 4 months, when I switched and I moved to Upco, I was drawing 90,000. I was the highest paid. Within those 3-4 months, from the lowest paid to the highest paid, with practically zero change in me. And that is when I realized that what is in your destiny in terms of money. रिस्क अल्लाह के हाथ में। ऑफ कोर्स आपने एफर्ट करनी है अपनी। मैं इंटरव्यू पे ना जाती तो नहीं मिलता, आपने अपनी एफर्ट करनी है। बट what you're destined for is what Allah Mia gives. So कहीं वो डीलिंक हो गया मेरे माइंड में कि ये मुझे मेरी वर्थ की वजह से मिला है. So that was a very humbling experience for me also. Amazing. I think Munazza, there's so much one can learn from you, and there's a lot that you added No, thank you. today. Thank you for the kind words. And एक सवाल है ऑडियंस की तरफ से, तो मैं वो ज़रूर ऐड Yeah. करूँगी very quickly. What is your take on unpaid internships? Because a lot of people feel that this is not justified from the Gen Z side, and couple of other interviewees जो मेरे रहे हैं पिछले said कि यार it's okay to go for an unpaid internship and volunteer and learn, since you're not experienced, just make the most of the opportunities, and there will be a time जब आपको compensate कर दिया जाएगा. तो there are two thoughts about it. What's your take? Yeah, see, my thought is very simple. एक तो I don't know of places or organizations which are offering unpaid internships. You have always seen paid internships. I've somehow always seen paid internships. Okay. I've always had paid internships. 12-13 years back. तब internship के कितने मिले थे? I've had 1,500-2,000 rupees per week और इस तरह का कुछ था जो मुझे मिले थे. But so I'm not aware. Right now, what's the right compensation for an intern? Yeah, I think anywhere between 2,500-3,000 is per week is decent from what I think. And again, there's a lot of variability. कुछ organizations बहुत कम दे रही होंगी internships को, कुछ बहुत ज़्यादा दे रही होंगी. It all depends कि उनको intern से काम क्या कराना है. Is it a program that they have in place to support academia, to give people that opportunity to learn, or is it something that they are doing for recruitment purposes? उनकी strategy क्या है? It varies from organization to organization. उस पर मैं ज़्यादा comment नहीं कर पाऊँगी. But मेरा ये point है कि देखिए, and it's very individualistic also, right? If people were not okay with unpaid internships, कोई उन opportunities पे apply नहीं करता. They would have had to add in some money. People are doing unpaid internships, therefore it's also prevailing. If people stop, no, in all seriousness, if people boycott में आजकल क्या हो रहा है? यही हो रहा है ना? Boycott करेंगे तो लोग करेंगे, लोग कर रहे हैं, and businesses are taking that dent. So if this is
a real problem with people that unpaid internships नहीं होनी चाहिए, don't go for it. But if आपके हालात, again आपके पास वो negotiation power नहीं है, and if you need those internships, and there are organizations which are offering that for whatever reason, then you have to play with the cards that are dealt to you. That's what I feel, right? Amazing. Whatever, if you are, अब देखें एक स्टूडेंट है, उसके पास दो ऑप्शंस आती हैं, एक पेड इंटर्नशिप की भी मिल जाती है उसको, एक अनपेड की भी मिल जाती है. The person Paid may मिल जाएगा. choose to go for a paid internship, but why? The bigger question for me and how I've looked at things all my life is, अगर मुझे अनपेड इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और पेड नहीं मिल रही, what is it that I need to improve on? मेरे हाथ में तो सिर्फ उतना है और मैं कुछ नहीं कर सकती. Okay. I choose. What's good for you? I choose. Sure, what's good for me, but I actively make it a point to only focus my attention on what I can change or what I can improve in me. What I can't, उससे मुझे लगता है सिर्फ खून जलाना होता है. मैं उसको चेंज कर सकती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो ग्रेट, अगर मैं नहीं कर सकती so तो खून ना it जलाएं is what it is. There are so many things in the world which I may not agree with. I will do my part to change it for sure, but that's about it. मैं और क्या करूँ? हाँ, अगर मुझे उससे प्रॉब्लम है और मैं वो ना करूँ जो मैं कर सकती हूँ, then that's hypocritical of me. I will of course do what I can do. So if there is a student जिसको ideological एतराज़ है कि unpaid internships नहीं होनी चाहिए, they should not go for it. And when the students who actually have a problem with it will stop going for those options, it will die down on its own. Very So good. that's how you can control it or how you can contribute to it. Amazing, wonderful. Munazza, it was amazing having you here. Thank you so much, and I really appreciate the insightful questions that you asked. I think the conversation went by very quickly. Yeah, and I think we added some different perspectives this time because this is I think my fifth podcast on HR, and Yeah. the questions were slightly different. The answers were very different. So I'm glad that we added value. I hope I'm we glad. did. Thank you for being with us. Thank you so much.